आगे बढ़ाते हैं। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है? तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी स्कॉलर होगा, उस स्कॉलर के बैकग्राउंड में जाके हमको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि इसका इन्फ्लुएंस कहां से जनरेट हुआ। जैसे कि हेगल ने बोला डायलेक्टिक्स के बारे में कि कोई भी चीज या रियलिटी अगर डिसिफर करनी है तो वो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस जो आएगा वो होगी मोस्ट ट्रुथफुल स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर, या किसी भी फिनोमेना का सबसे ट्रुथफुल स्टेट होगा तो वो उसी फॉर्म में हम देख सकते हैं। तो इसमें तीन चीजें हैं, एक थीसिस, दूसरा, और फिर सिंथेसिस। तो आप गौर करो कि ग्रे भी बनता है तो व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन से, शाम होती है तो रात और दिन के कॉम्बिनेशन से, सुबह होती है तो रात और, तो एक पीरियड ऐसा होता है जिसे अमेलगमेटेड वर्जन बोलते हैं। एक पीरियड ऐसा होता है जो दोनों का मिक्सचर होता है। आप खुद भी दो लोगों के बाय प्रोडक्ट हो होपफुली। नहीं, तीसरे का हाथ तो नहीं है। तो मार्क्स भी दो लोगों का बाय प्रोडक्ट था। कौन कौन? अब जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जो उसने कंसेप्चुअल टूल जनरेट किया सोशल चेंज को स्टडी करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स का फोकस क्या था? कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करना है, लेकिन यह भी बताना है कि कैपिटलिज्म इतना बुरा क्यों हुआ, और क्या यही एंड है क्या? अगर ये एंड होता तो फिर मार्क्स का क्रिटिसिज्म तो एक्सेप्ट करा ही नहीं जा सकता था। मार्क्स को तो सीधा सीधा स्कॉलर्स कम्युनिटी यही बोलती ना कि आप कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज कर ही रहे क्यों हो? भाई डेस्टिनी यही है, रियलिटी यही है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, एक्सप्लॉइटेशन ही हमारी जिंदगी है, तो इसी में जी लो। तो मार्क्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये प्रूव करना कि सबसे पहले हम कैपिटलिज्म तक आए कैसे, और फिर ये प्रूव करना कि भाई साहब जैसे ये कली का जो युग है, कलयुग, इसके बाद में सब कुछ बढ़िया होने वाला है। तो उसका नाम उसने क्या दिया? मॉडर्न कम्युनिज्म। तो इन सब चीजों को ट्रेस करने का एक कंसेप्चुअल टूल उसने जनरेट किया जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिकल। तो दो बाय प्रोडक्ट्स, जो मार्क्स जो बाय प्रोडक्ट था, तो उनके पीछे दो इंग्रेडिएंट्स थे मार्क्स के, इस कंसेप्चुअल टूल के पीछे। एक थे हमारे फेवरबैक बाबा, जिन्होंने मटेरियलिज्म का कंसेप्ट दिया था जिसको मार्क्स ने बोरो किया। और ये लिखना है आपको आंसर्स में, याद रखना। फेवरबैक से इसने आइडिया ऑफ मटेरियलिज्म बोरो किया, क्योंकि इसके पहले एक इंसान आए थे जिसका नाम था इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट बोलता था आइडिया प्रिसीड्स मैटर, आइडिया से मैटर जनरेट होता है। अब थाली का बैगन कैसे बनना होता है सोशियोलॉजी में आपको सिखाता हूं। क्या ये माउस अपने आप इन्वेंट हो गया क्या? किसी को आइडिया आया, उसके बाद में इसमें कुछ डिजाइन्स लगी, और उस डिजाइन्स के बाद में ये माउस बाय प्रोडक्ट बन के आया। तो आइडिया प्रिसीड्स मैटर या मैटर प्रिसीड्स आइडिया? आइडिया प्रिसीड्स मैटर। ये बात बोली इमैनुअल कांट ने, ठीक है। लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट हमारे पास में एक बाबा आते हैं जिनका नाम क्या है? फेवरबैक। फेवरबैक बाबा बोलते हैं कि आइडिया डज नॉट प्रिसीड्स मैटर, मैटर प्रिसीड्स आइडिया। मैटर को देख के इंसान को आइडिया आता है कि उस चीज के साथ में क्या कर सकते हैं। मिट्टी देख के आइडिया आया कि उस पे एग्रीकल्चर करा जा सकता है। भूख से समझ आया कि रोटी चाहिए या फूड चाहिए, उस फूड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा या हंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैटर आता है, मैटर को देख के आइडियाज जनरेट होते हैं। ये बात किसने बोली?
फेवरबैक में। तो दो ऑपोजिट लोग थे, एक आइडियलिस्टिक जो इमैनुअल कांट था जो बोलता था आइडिया प्रिसीड्स मैटर, और एक थे फेवरबैक बाबा जो बोलते थे, तो उनके लिए पूरी दुनिया, इमैनुअल कांट के लिए पूरी दुनिया किस पे चल रही है? आइडियाज पे, थॉट्स पे। और फेवरबैक के लिए किस पे चल रही है? अगर मैटर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो रियलिटी है ही नहीं। मतलब रियलिटी में अगर कोई चीज देखनी है तो इमैनुअल कांट बोलते हैं कि आपको उसके पीछे का आइडिया देखना पड़ेगा, और फेवरबैक उसी जगह बोलते हैं कि अगर आपको रियलिटी स्टडी करनी है तो आपको उसके पीछे का क्या देखना है? मैटर। ठीक है। तो आइडिया ऑफ मटीरियलिज्म, मटीरियल कंसेप्शन, जिसे मैं आपको लगातार रिपीट करता हूं, ये कहां से लिया इन्होंने? ये वाला जो आइडिया है, ये आइडिया ये किसने लिया? दैट इज प्राइमेसी ऑफ मैटर। मैटर प्रीसीड्स, एज सिंपल एज दैट। फिर आते हैं डायलेक्टिक्स पे। अब डायलेक्टिक्स मैंने आपको हजारों बार समझाया, थीसिस एंटीथीसिस, उसके बाद में ये किसका आइडिया था? तो हेगल ने बोला था कि भी थीसिस और एंटीथीसिस, चाहे वो आइडियाज का या थॉट्स का किसी का भी हो, दैट लीड्स टू चेंज इन सब मैटर और सोसाइटी। आइडिया की डायलेक्टिक्स से भाई, आइडियाज होते हैं, सब कुछ किस पे बेस्ड है? आइडियाज पे। आइडियाज के अंदर में डायलेक्टिक्स होती है, उस डायलेक्टिक्स से सोसाइटी के अंदर चेंजेस आता है या मैटर के अंदर चेंजेस आता है। किसने बोला? हेगल ने। तो डायलेक्टिक्स का आइडिया किसका था? हेगल का। और उनका कंसेप्शन क्या था कि डायलेक्टिक्स किसके बीच में होते हैं? आइडियाज के बीच में। ठीक है, क्लियर है? Therefore, dialectics is a logical process leading to progress in terms of कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम। अब देख रहे हो सब अंदर की बातें चल रही है, आइडियाज, थॉट्स, फ्रीडम, कॉन्शियंस, इसको हाथ नहीं लगा सकते हो आप, टैंजिबल नहीं है ये सब, सब इंटैंजिबल है। तो दो चीजें हमारे सामने आई, मटीरियलिज्म, मटीरियल कंसेप्शन जो कि फेवरबैक से लिया, और डायलेक्टिक्स ऑफ आइडियाज हेगल से लिया। आइडियलिज्म में मार्क्स का बिलीव नहीं था। ठीक है, इन दोनों का बाय प्रोडक्ट कौन था? सिंथेसाइज्ड आइडिया। थीसिस मतलब इन दोनों का बेसिकली सिंथेसाइज्ड आइडिया था, दोनों को मिला लिया। कैसे? डायलेक्टिक्स किसके बीच में होगी? मटेरियल थिंग्स के बीच में। दो मटेरियल थिंग्स होंगी, उनके बीच में डायलेक्टिक्स होगी, तब जाके कोई चीज बदलेगी, मतलब तीसरा मटेरियल थिंग्स जन्मेगा। और इमैनुअल कांट बोलते थे आइडिया वन वर्सेस आइडिया टू लीड्स टू आइडिया। तो यहां से मटेरियलिज्म और यहां से डायलेक्टिक्स, लेकिन थॉट्स की और आइडियाज की नहीं। किसकी? क्योंकि मैटर प्रीसीड्स, तो डायलेक्टिक्स किसकी होगी? अब आते हैं लॉ। अब डायलेक्टिक्स होगी कैसे? भाई, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस, ये तो आइडिया आपने यहां से ले लिया, बट हेगल ने कभी भी ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि डायलेक्टिक्स के स्टेप्स कैसे होंगे, हाउ थीसिस विल डेवलप। अरे थीसिस भी तो किसी न किसी की सिंथेसिस है, तो क्या थीसिस के आते ही एंटीथीसिस आ जाती है? और थीसिस आई तो फिर कहां से आई? कहीं से तो होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन हमारे सामने दिया एंजल्स ने, जो कि मार्क्स के कौन थे? बहुत अच्छे। मार्क्स का पूरा कंसेप्शन जितना भी आप देखोगे, जो आपको
हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में और मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में देखने के लिए मिलेगा। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज अ टूल which Marx has used to decipher the idea of or the theory of। बात समझना, बड़ी सिंप्लिसिटी से बात समझना। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है? एक कंसेप्चुअल टूल। दिस कंसेप्चुअल टूल इज ड्रिवन बाय फ्यू कंसेप्ट्स और आइडियाज। दोगलापन देख रहे हो आदमी का? आइडियलिज्म में बिलीव नहीं है। मैटर प्रीसीड्स आइडियाज, बट ही हैज बोरोड द आइडिया of materialism. He has borrowed the idea of dialectics from Feuerbach and Hegel, and the idea of law, how these dialectics will proceed from angels. आइडिया बोरो कर लिया मैंने, लेकिन उस आइडिया की एप्लीकेशन मुझे मैटर पे दिखानी है। मैटर मतलब समझे? सब्सटेंस, चीज जिसको आप टेंजिबिलिटी देख सकते हो। तो क्योंकि मार्क्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसका होता है? आपका तो रिप्रोडक्शन हुआ है। प्रोडक्शन किसका होता है? मैटर का। आप अगर आज सोचो, आज बोलो कि सर आप भी तो प्रोड्यूस कर रहे हो सर्विसेज, लेकिन मार्क्स जिस टाइम पे जन्मा था वो एरा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मॉडर्निटी का। सर्विस वाज नॉट द you know sector which has dominant in the society. Secondary sector was the sector which had dominant in the society post industrial revolution. इंडस्ट्री सेटअप होने पे गुड्स की कीमत थी। आदमी का आकलन करने के लिए उसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है। कास्ट सिस्टम हमारे यहां से कहां से आया? ऑक्यूपेशन डिविजन ऑफ लेबर ही तो है कास्ट सिस्टम, और है क्या? तो आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या सर्विस दे रहे हो, उस बेस पे आपकी कास्ट डिटरमाइन होती है। सिमिलरली इन यूरोप, आप पहले सिर्फ अपनी नीड बेस्ड चीजों को प्रोड्यूस कर रहे थे, और उसके बाद में इंडस्ट्रीज आ गई जो आपकी नीड्स के लिए प्रोड्यूस करने लग गई। तो जब आपकी नीड्स कोई और पूरी कर रहा है तो आपको उसकी नीड पूरी करनी पड़ेगी जाके, और उनकी नीड क्या थी? उनको लेबर चाहिए थे। उसके बदले में क्या मिलता था? और उस कैपिटल से आप अपनी नीड खरीदते थे, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो या मकान हो। पहले घर आप खुद बना रहे थे, एग्रीकल्चर आप खुद इन्वॉल्व हो रहे थे, और कपड़ा भी आप देखो किस तरह से ट्रेडिशन जिंदा है हमारे यहाँ पे। मम्मी ने कभी स्वेटर बन के और वो देखा है? ऊन सिलाई मिलता है। आप अगर पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो वहां पे आज भी वो ऊन सिलाई वाली मिलती है। ये जो तुम्हारे जैक एंड जोन्स के जैकेट्स वैकेट्स आते हैं आजकल, ये सब तो पफ जैकेट, पैडेड जैकेट्स, ये सब जो है ये तो मॉडर्निटी है। लेकिन आप देखो कुछ लोग अभी भी सड़क पे निकलते हैं सर्दियों में, वो हाफ जैकेट हाफ स्वेटर पहने हुए जो ऊन सिलाई से बुना हुआ होता है, वो क्या है? नहीं। तो सब कुछ पहले खुद प्रोड्यूस होता था, हम अपनी नीड्स को खुद सेटिस्फाई करते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए इंडस्ट्रीज आ गई, मतलब मशीन्स आ गई। आज आपकी सारी नीड्स को मशीन ने सेटिस्फाई किया, देख लो। आपके शरीर पे जो भी चीज है और आपके बैग में, बॉटल, हाथ, पेन में जो भी है, सब मशीन गुड्स है। ये सब आपकी नीड है ना? तो आप उस नीड को आज खरीदते हो जाके। कैसे खरीदते हो? अब सोचो कि मनी नहीं होती तो कैसे खरीदते? बार्टर। और पहले बार्टर ही चलता था। तो बार्टर तो तब तक ही पॉसिबल है जब तक नीड टू नीड के एक्सचेंजेस है।
बार्टर पॉसिबल नहीं होगा कि जब एक की नीड है और दूसरे की डिजायर। यहीं से इतिहास बदलना शुरू होता है। आज पूरी जो रेस है वो इस चीज की रेस है कि बैंक अकाउंट में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। लेकिन आप सोचो कि वो तो एक डिजिटल रिफ्लेक्शन है। मैं अगर किसी को पेमेंट करता हूँ क्यूआर कोड स्कैन करके, तो वो सिर्फ एक डिजिटल मैसेज आता है कि ₹697 हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। और आपको लगता है ठीक है, हो गया, ठीक है भाई। एयर फ्रायर आपका हुआ, बॉटल आपकी हुई, पेन आपका हुआ। तो हमारी रेस है किस चीज की? करप्शन जो हो रहा है उसमें रेस किस चीज की है? कुछ टाइम बाद में इंडिया में भी एज इन यूरोप, करेंटली यूरोप के अंदर में कोई भी चीज, छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी चीज, एक मतलब एक कार्ड होता है जिसमें आप पूरे सिटी में ट्रैवल कर सकते हो, है ना। यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्ट कार्ड होता है, चाहे वो ट्रेन में भी चलेगा, बस में भी चलेगा, ट्रैम में भी चलेगा, हर जगह चलता है वो। एक ही कार्ड बनता है, उसका मंथली रिचार्ज होता है, कहीं भी घूमो कैसे भी घूमो, ठीक है। करेंसी यूज नहीं होती है वहां पे, फिजिकल करेंसी बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है। मतलब $50 भी अगर आपकी जेब में है तो बहुत ज्यादा है। हर जगह पे डिजिटल खेल रहा है। अब आप सोचो कि कुछ ऐसी चीज है जिसको आप देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, सिर्फ एक डिजिटल रिफ्लेक्शन है स्क्रीन के ऊपर, और वो आपकी पूरी जिंदगी को ऑपरेट कर रहा है। आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हो वो चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एग्जिस्ट तो आप करते हो। आपने इस बारे में अगर कभी गहराई से सोचा हो, तो ये जो क्यूआर कोड की पेमेंट हो गए, बैंक हैज बीन क्रेडिटेड विद डेबिटेड विद, डेबिट हो गया 50,000 का अचानक से, तो खलबली मच गई। और क्रेडिट हो गया तो सुकून आ गया, चलो ठीक है। लेकिन ये चीज तो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। है क्या ये? आपने जिस चीज को वैल्यूएबल बनाया है वो तो रियलिटी में ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है। रियलिटी में तो आप एग्जिस्ट करते हो। योर रियलिटी इज गवर्न्ड एंड ड्रिवन बाय द एंटिटीज, द लिविंग एंटिटीज अराउंड यू। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लिविंग एंटिटी आप खुद हो, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एनवायरनमेंट, आपके प्लांट्स, आपके एनिमल्स, जिसकी हमको कीमत नहीं है। आप साइकोलॉजी ऑफ मर्डर देखो, पैसों के लिए मर्डर कर दिया जाता है। एक जिंदा आदमी को एक मरी हुई चीज के लिए मार दिया जाता है। किसी की भी जेब में अगर करेंसी है तो उसको एक बार नॉक करके पूछना, हेलो हाउ आर यू, उसका रिप्लाई आता है तो मुझे बताओ। आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है उससे एक बार बात करके देखो आप, दुख सुख बांट के देखो उससे आप। नहीं होगा ना। तो एक जिंदा चीज को एक मरी हुई चीज के लिए मार दिया जाता है। कितनी बड़ी स्टुपिडिटी है। लेकिन ये सब कुछ क्या है? एक आइडिया है दिमाग में। आपके दिमाग में एक आइडिया सेट है। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग नाउ इज फॉर यू इन 21st century, फॉर अस ऑल, इज मनी। एक कागज जो खाली पड़ा है, जिसपे कुछ नहीं लिखा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वही कागज अगर आरबीआई ने प्रिंट कर दिया, करेंसी चेस्ट में रखा हुआ है या आपके वॉलेट में रखा है, तो उस कागज की बहुत बड़ी वैल्यू है। उस कागज से आप पता नहीं और कितने कागज खरीद लो। एक कागज से हजारों कागज खरीदे जा सकते हैं, लेकिन उस कागज की वैल्यू नहीं है। लेकिन उस कागज की वैल्यू है जो आपके, उसको वैल्यूएबल किसने बनाया? जो ऑथराइज कर रहा है आपका, स्टेट अथॉरिटी दे रहा है उसको एज अ करेंसी यूज करने के लिए, उसको वैल्यूएबल किसने बनाया? स्टेट ने। और ये
स्टेट ने भी कैसे बनाया, आइडिया ऑफ मनी हैज बीन प्लांटेड इन योर ब्रेन। आपके दिमाग में पैसों को लेके एक कंसेप्शन है, एक आइडिया है कि जिसके पास जितना पैसा है वो उतना पावरफुल है, जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ी है उतना पावरफुल है। क्यों? क्योंकि गाड़ी तो सस्ती आती नहीं होगी, रेंज रोवर, लैंड रोवर, ये पोर्शे। आपको पता है कि यार खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा है तो आदमी है, और नहीं है तो आपकी वैल्यू और आपका इवैल्यूएशन किससे हो गया? मार्क्स को यही दिक्कत थी। मार्क्स को एट द एंड ऑफ द डे इसी चीज से दिक्कत थी कि बॉस मेरा इवैल्यूएशन, मैं जिंदा एंटिटी हूं, मैं दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन ला सकता हूं, मैं चीजें पैदा कर रहा हूं, और वो चीजें आज मेरी कीमत डिटरमाइन कर रही है। सोचो, मेरी कीमत से चीजें हैं या चीजों की कीमत से मैं हूं? लेकिन सच्चाई उल्टी है। मैंने जो चीजें मेरे शरीर पे पहनी हुई है, या मैं जिस गाड़ी में बैठ रहा हूं, या मेरे वॉलेट में जो चीज है, उससे मेरी कीमत है। नो मैटर वॉट कि मैं एक लिविंग एंटिटी हूं, आई हैव अ ह्यूमन ब्रेन, आई हैव अ प्रोडक्टिव ब्रेन, जिसकी कैपेसिटी ये है कि वो सीधा खड़ा होकर चल सकता है, दो हाथ, दो पैर, दो आंख, दो कान, और इसके साथ साथ एक 100% फंक्शनिंग ब्रेन है मेरे पास में, जिससे कि मैं पूरी दुनिया पलट सकता हूँ। लेकिन मेरा आकलन, मेरी औकात और मेरा पैमाना किससे डिटरमाइन हो रहा है कि मैं कौन हूं? एक ऐसी चीज से जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, एक ऐसी चीज से जिसने आपको बता दिया कि ये वैल्यूएबल है। तो मैं बोलता हूं कल से चाबी एक ऐसी एंटिटी है जो वैल्यूएबल मानी जाएगी। तो जिसके पास में जितनी चाबी हुई, आइडिया बदल गया वैल्यूएबल का। मार्क्स को यही दिक्कत थी कि आपने ऐसी चीज को वैल्यूएबल बना दिया जिस चीज की खुद ही वैल्यू नहीं है। आप जिस चीज को वैल्यूएबल मान रहे हो वो वैल्यूएबल है ही नहीं, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, कागज का टुकड़ा है। बात समझ आई? तो ये पूरा जो कंसेप्शन आएगा कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को कैसे मार्क्स अप्लाई करके मोड्स ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचता है, इन सब चीजों में आपको ये तीन स्टेप्स दिखेंगे। सबसे पहले लॉ ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑपोजिट्स, ये हम नीचे पढ़ेंगे। दूसरा, लॉ ऑफ नेगेशंस ऑफ नेगेशंस। तीसरा, लॉ ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी। तो मार्क्स कौन था बेसिकली? एक चीटर। चीट किया ना, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, और एक इससे ले लिया। अगले ने बोला मैटर प्रोसीड्स, लेकिन ये भी तो एक आइडिया ही है भाई। कोई अगर आपको ये बोले आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, आई ओनली बिलीव इन साइंस, बात समझ आ गई? ठीक है। तो जब आप राइफल लेने जाते हो तो राजनाथ सिंह जी उस पर स्वास्तिक बना के आते हैं। जब आप सेंट्रल असेंबली का इनॉग्रेशन कर रहे हो, भारत मंडपम का आप इनॉग्रेशन कर रहे हो, तो आप वहां पे बहुत बड़ा बड़ा पूजन पाठ और वो सब करवा रहे हो। इसरो जैसे बड़े सेंटर में जब आप इनॉग्रेशन कर रहे हो तो पहली सीढ़ी पे आप नारियल फोड़ते हो। साइंस में बिलीव करने वाले लोग, मैं अभी हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ, हॉस्पिटल में सबसे पहली चीज जो मेरे को दिखा वहां पे, गेट में एंटर होते ही भगवान का एक बहुत बड़ा सा, और हर हॉस्पिटल में स्पेशली एक प्रेयर हॉल दे रखा है वहां पे उन लोगों ने। दिस इज हाउ साइंस एंड रिलीजन विल को एग्जिस्ट, एंड इट इज एग्जिस्टिंग। आप रिलीजन एंड साइंस के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट पढ़ोगे, पेपर वन में भी, पेपर टू के अंदर में भी, कि कैसे रिलीजन, डिबेट ये है कि क्या साइंस ने रिलीजन को रिप्लेस कर दिया? क्योंकि रिलीजन डोमिनेंट क्या कब था? आज से यूरोप के अकॉर्डिंग डार्क एजेस में, लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया मॉडर्न एजेस में साइंस ने। तो क्या साइंस ने वाकई रिप्लेस कर दिया क्या? नहीं किया बॉस।
26 मई को पेपर है, 26 मई की सुबह दही खा के जाओगे, भगवान के आगे हाथ जोड़ के जाओगे, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो भगवान सी मार रहा हूं, देख लेना बाकी होगा। वैसे तुम रोज दही की लस्सी पियोगे, उससे तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस दिन वो तुम्हारे लिए बड़ा सिग्निफिकेंट ऑस्पिशियस है। दिस इज हाउ रिलीजन एंड साइंस एग्जिस्ट टुगेदर। तो ये तीनों स्टेप्स हम देखेंगे आगे कैसे अप्लाई किए मार्क्स ने। नाउ व्हाट इज डायलेक्टिक्स? Dialectics was used by Marx as a methodological tool to analyze the change in society in history. मैंने आपको बताया मार्क्स का सबसे बड़ा दिक्कत क्या था, उसको ये बताना था। उसने बोला कि भाई ये जो एक्सप्लॉइटेशन है ये यहाँ पीक पे आया है। इस सोसाइटी का नाम क्या है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी। लेकिन पीक पे आने के लिए ये स्टेज, ये स्टेज, ये स्टेज, ये स्टेज और ये स्टेज क्रॉस करनी पड़ेगी ना। तो यहां से यहाँ के आने को चेंज बोलते हैं कि नहीं बोलते? यहां से यहाँ को भी चेंज बोलते हैं, इसको भी चेंज बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। और फिर बोला कि उसके बाद में एक्सप्लॉइटेशन बिल्कुल कम हो जाएगा, जीरो नेल हो जाएगा, सोसाइटी बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। तो क्या यहां से यहाँ को भी चेंज बोलेंगे क्या? बोलेंगे। तो उसने यही किया कि जो डायलेक्टिक्स का आइडिया था इसको अपने दिमाग में फिट करते हुए डायलेक्टिक्स बताई दो चीजों के अंदर, मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स वन, मटेरियल थिंग्स टू। दो चीजों के बीच की डायलेक्टिक्स दिखाएगा कि कैसे दो मटेरियल थिंग्स बढ़ के तीसरी चीज बना देती है। अलॉय क्या है? ठीक है। सो सोशल चेंज स्टडी करने के लिए डायलेक्टिक्स को यूज किया। बेसिकली साइंस ऑफ चेंज, बदलाव कैसे होता है। और पूरी सोशियोलॉजी में 90% स्कॉलर्स की स्टडी इसी पे सीमित है कि सोसाइटी में चेंजेस कैसे आते हैं, कौन लाता है, कब आता है। एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज एंड द टाइम पीरियड ऑफ सोशल चेंज, पूरी चीजें उसी पे सेंटर्ड है। इसी को खंगालते हुए सोशियोलॉजी बनी है। क्योंकि मैंने आपको उस टाइम भी बताया था सोशियोलॉजी का एवोल्यूशन क्या स्टडी करते हुए हुआ था? द चेंजेस brought बाय द मॉडर्निटी ड्यूरिंग सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस brought बाय, अरे भाई मॉडर्निटी में क्या था? सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस विच टुक प्लेस इन यूरोप ड्यूरिंग, ड्यूरिंग नहीं, डार्क एजेस से तो बाहर निकले थे हम। सेंचुरी यूरोप, 16 17 सेंचुरी यूरोप। तो चेंज को स्टडी करते हुए सब्जेक्ट जन्मा, तो ये भी क्या स्टडी करेगा? चेंज। चलो अब आ जाते हैं। बेसिकली ये जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म टर्म है ना, ये टर्म भी कॉइन किसने करी थी? प्लाकनोव ने। जैसे कि रजत सर ने भी आपको बताया था कि कम्युनिज्म का आइडिया किसने टर्म किया था? कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी किसने टर्म करी थी? प्लाकनोव ने। रशियन स्कॉलर थे ये प्लाकनोव। ठीक है। नाउ डेफिनेशन क्या है भाई, जो मैं आपको लगातार रिपीट करता आया हूं डे वन से? द मटीरियल कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, और क्या तो इतिहास देख लो या सोसाइटी देख लो, क्योंकि मार्क्स को क्या देखना था? एवोल्यूशन या चेंजेस इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम विच मार्क्स रेफर्स टू एज। क्लियर है ना? कोई भी काम इसमें ऐसा है जो नहीं समझ आ रहा है? कोई भी नाम, ये पहले मैंने आपको सब
फिनोमेना एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए ये स्मूथ चलेगा। इट इज एन इंक्वायरी इनटू बिटवीन मैन एंड हैव एंड, ठीक है ना, एंड द मैन एंड थिंग्स, क्योंकि टूल जिसका है वो हैव, लैंड जिसका है वो, जिसका नहीं है वो, तो थिंग्स एंड, किस तरह से इतिहास में इंसान और इंसान के बीच का रिलेशन और इंसान और उसके साथ में उसकी चीजों का रिलेशन, इसीलिए यहां पे यूज किया गया वर्ड थिंग्स, क्योंकि क्या है वो, मटीरियल। मैटर प्रिसीड्स, याद रहेगी डेफिनेशन। नाउ द फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ, एक्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बोला था मार्क्स इसी कारण से क्या है, इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट, हर चीज को कहां लाके छोड़ देगा। इंडियन कंटेक्स्ट में आप नेक्स्ट पेपर में पढ़ेंगे, एयर देसाई यूनिट 1 के स्कॉलर हैं आपके, वो इंडियन मार्क्सिस्ट बोले जाते हैं। उन्होंने भी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के कंसेप्ट को यूज करके इंडियन हिस्ट्री के एवोल्यूशन को देखा है, इंडियन हिस्ट्री के अंदर चेंजेस बताए हैं, ठीक है। ये हम पेपर 2 में देखेंगे। नाउ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से मतलब क्या है, क्या होता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म? इट इंप्लाइज दैट द चेंजेस आर ब्रॉट ड्यू टू, क्योंकि हर चीज कहां से गवर्न होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से, और उसके ऊपर कौन से खड़े होते हैं वो, सुपर स्ट्रक्चर्स। तो जितने चेंजेस आए हैं सबसे पहले कहां पे हुए चेंजेस, सोशल एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैन is not determined by their, rather social being determine their, समझ आई बात? नहीं, वापस पढ़ो। कॉन्शियसनेस ऑफ अ मैन इज डिटरमाइंड बाय, अरे बॉस मैंने आपको अभी भी इतनी सारी कहानी क्यों बताई, आपकी जान की कीमत इतनी क्यों है क्या, सबसे पहली बात तो ये बताओ, है? तो आप सड़क पे निकलते हो, कोई टक्कर मार के चले जाता है, आपके पास में कोई सिक्योरिटी कवर है क्या? अंबानी जी के पास में है ना, मोदी जी के पास में है ना, क्योंकि सोसाइटी इनको क्या मानती है, वैल्यूएबल, इंपॉर्टेंट आदमी है, इंपॉर्टेंट आदमी है वो। तो सोसाइटी बता रही है कि किसकी जान की वैल्यू कितनी है। अरे एक बात बताओ, आप किसी भी धर्म जाति में, रेस रिलीजन कास्ट सेक्स जेंडर, कहीं भी आप पैदा हुए हो, आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें कौन डिटरमाइन कर रहा है? खाना किसको बनाना आना चाहिए, बेटे को या बेटी को? घर का काम तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? आटे का पीपा कौन उठा के लाएगा? भारी सामान कौन उठाएगा घर का, बेटा या बेटी? आपका कास्ट डिटरमाइन कर रहा है कि आप कौन से प्रोफेशन में जाओगे। तो मैंने मेरा कास्ट चूज किया था जब मैं पैदा हुआ था। अब जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक वो सुनता हूं मैं कई बार, ऐसे कुछ मिल जाते हैं अनोखे। मुझसे पहला सवाल होता है पूरा नाम आपका, अरिंदम। मैं तो अरिंदम ही बोलता हूँ। बाद से तुमको क्या लेना देना है? आगे, चल भाई आगे भी पूछ ले, पीछे भी है तो पीछे ही पूछ ले। आपकी तो सोने चांदी की दुकान होगी ना? मैंने कहा हाँ, अभी मैं जाके शटर ही ऊंचा करने वाला हूँ बस। उसके दिमाग में कंसेप्शन कैसे आया? क्योंकि मेरे अस्क्राइब स्टेटस, सोसाइटी ने बताया है कि अरिंदम सोनी तो सोना चांदी बेचता होगा, और क्या करेगा, पढ़ाएगा थोड़ी बच्चों को।
पढ़े लिखे तो होंगे नहीं है, सोने चांदी बेचते होंगे और क्या करेंगे। आप जिस कास्ट में पैदा हुए वो आपको मैनुअल स्कैवेंजर बना देता है, और आप जिस कास्ट में पैदा हुए वो आपको पंडित बना देता है। आप जिस कास्ट में पैदा हुए या जिस घर में पैदा हुए वो आपको क्षत्रिय, आपको राजा और आपको वॉरियर बना देता है। आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी एक बहुत अच्छा इंटरव्यू में देख रहा था, कोई हरियाणा का एक लड़का था, उसका सिलेक्शन हुआ है 2 साल पहले। तो उसने बोला कि मैं आईएएस बन गया, मेरे बच्चे भी आईएएस बन जाएंगे, उनके बच्चे भी आईएएस बन जाएंगे। कोई खास बात नहीं है इसमें। लेकिन सबसे खास बात यह है कि मैं आईएएस बनाऊं। क्यों? क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं। मेरे बच्चे तो बन ही जाएंगे। कारण, एक प्रिविलेज सेक्शन में आप ऑलरेडी पैदा हुए हो। आप प्रिविलेज, सारी प्रिविलेजेस के साथ में आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, आपको पूरी गाइडेंस मिल रही है, आपको सब कुछ पूरे बेस्ट फॉर्म ऑफ क्वालिटी में डिलीवर किया जा रहा है। तो आपके तो चांसेस बढ़ जाते हैं ना। तो किसने डिटरमाइन किया? बात समझ आई? तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये मार्क्स के कहे हुए कोटेशंस हैं, कुछ बातें हैं मार्क्स की, इसका जिस्ट मैं आपको बता रहा हूं। सोसाइटी आपको, आपकी कॉन्शियसनेस डिटरमाइन करती है। मैं गरीब हूं या मैं बेसहारा हूं, मैं लाचार हूं या मेरी किस्मत में ये लिखा है, या साहब मेरा तो यही काम है, ये सब सोसाइटी ने मुझे बताया है। वैसे आपके और मेरे में अगर फर्क है, जैसे हम इस क्लासरूम में तो हम एक फर्क के साथ में बैठे हैं, इस फर्क का नाम है स्किल, जो मैंने भी अचीव किया है और आप भी अचीव करने की कगार पे हो। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो सोसाइटी करवा रही है हमसे। मेरे को टीचर का स्टेटस किसने दिया है? सोसाइटी ने। आपको आईएएस का स्टेटस कौन देगा? आप अचीव कर लो या स्क्राइब दो, एट द एंड ऑफ द डे सोसाइटी, पूरा सोशल सिस्टम जो है आपका, चाहे उसमें लॉ पॉलिटी सब कुछ आ जाता है, उसमें स्टेट वगैरह सब आता है, तो वो सोसाइटी ही बताएगी आपको कि आप कौन हो। अभी तक जिस चाल में, जिस बैठने के तौर तरीकों में आपकी वो जो सबमिसिवनेस थी, वो सबमिसिवनेस खत्म हो जाएगी आपकी जैसे आप आईएएस बन जाओगे। फिर आपके बैठने का तरीका होगा, हाँ भाई बताओ। सोसाइटी ने वो कॉन्शियसनेस मेरे अंदर इग्नाइट करी कि आप भाई साहब आप वैल्यूएबल हो अब। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखो इसमें। अभी मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे। अनन्या पांडे उतरी, अपनी गाड़ी ढूंढ रही है। सॉरी, श्रुति हसन, कमल हसन की बेटी। वो अपनी गाड़ी ढूंढ रही है, गाड़ी मिली नहीं, तो इधर उधर इधर उधर, चलो ठीक है, वहां खड़ी हुई। कोई एक बंदा है, उसने बोला कि मैम आपके साथ में फोटो खिंचा लूं एक बार। तो बोलती, हु आर यू, आई डोंट नो यू। मैं क्यों आपके साथ में फोटो खिंचाऊं? उसको डिस्कार्ड करके हटा दिया। अब उसके अंदर ये बात कॉन्शियसनेस में कैसी है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं। मैं इंपॉर्टेंट हूं कि नहीं हूं, ये बात मुझे कैसे पता? मैं पैदा हुआ था तब मुझे पता थी क्या? पहले दिन पे कोई भी पैदा हुआ बच्चा, उसको ये बात पता है क्या कि वो कितना इंपॉर्टेंट है? लेकिन वही बच्चा अगर अकबर का बेटा है तो शहंशाह नाम के आगे लग जाएगा। वही अगर किसी सोल्जर का बेटा है, ठीक है, तो उसके नाम के आगे कुछ और लग जाएगा। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ। आगे और पीछे की हिस्ट्री मर्ज करके
एक बच्चा पैदा हुआ जिसके आगे नाम लग गया कुंवर सा, बड़ा हुआ तो नाम के आगे महाराजा। एक और बच्चा पैदा हुआ जिसके नाम के आगे लग गया सिंह, चौहान साहब, वॉरियर। तीसरा बच्चा पैदा हुआ, उसको दुकान पे बिठा दिया, बोला भाई साहब आप हो गुप्ता जी, महेश्वरी जी और खंडेलवाल जी। चौथा बच्चा पैदा हुआ, उसको बोला भाई तुम्हारी डेस्टिनी ये है कि तुमको ईंट उठानी है, तुमको नालियां साफ करनी है और तुमको मीनियल काम करने हैं। तो जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ था, उसको थोड़ी पता था कि वो इतना इंपॉर्टेंट या इतना अनइम्पॉर्टेंट है। वो जो बीन बैग है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ, वैसे भूसा ही भरा हुआ है उसके आगे पीछे। आई हैव हर्ड हिम। मैं सिर्फ उसकी हरकतें देख के नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको इंटरव्यूज में और कई जगह मैंने सुना है। एंड वन ऑफ माई गुड नोन, ही इज द पायलट ऑफ अम्बानीज। हाँ। तो वो जो बीन बैग है उसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? ऐसे बहुत सारे बीन बैग घूम रहे हैं यहाँ पे, पर वो इंपॉर्टेंट क्यों है? सोसाइटी ने उसके अंदर वो कॉन्शियसनेस जगाई है। तो योर सोशल बीइंग डिटरमाइंस योर कॉन्शियसनेस, नॉट जस्ट द बीइंग। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तब मैं क्या हूं? बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग। हम सब एक जैसे हैं जब हम पैदा हुए हैं, लेकिन किसी का कास्ट, किसी का कलर, किसी का क्रीड, किसी का रेस, किसी का रिलीजन, किसी का और कोई पैरामीटर अलग है। उसके हिसाब से हमको एक डिवीजन में, एक डिवाइडेड सोसाइटी में बांट दिया जाता है। ठीक है, हम फूलों को भी, फूलों के रंग को भी एक धर्म दे देते हैं, हम नदियों को भी एक धर्म दे देते हैं, लेकिन पानी की कोई जात नहीं होती, फूलों का कोई धर्म नहीं होता। आपने जमीन बांट दी, लेकिन हवा और आकाश का क्या होगा? आकाश बटा हुआ है क्या? चिड़िया जब माइग्रेट करती है तो आप रोकते हो क्या? नाउ यू आर एंटरिंग द इंडियन टेरिटरी, काइंडली शो योर वीजा। नहीं, खुला आसमान है, उसका ही आसमान है। तो वो अभी तक बीइंग है। लेकिन सोशल बीइंग्स पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कहाँ जा सकते हो, कहाँ नहीं जा सकते हो। आपको यूएसए जाना है, जा सकते हो क्या आप ऐसे बिना वीजा के? क्योंकि आपके सोशल बीइंग ने बताया कि आप क्या हो? इंडियन। आपकी सोसाइटी ने आपको क्या बताया कि आप क्या हो? इंडियन। एक टाइम था अपार्थीड वाला, जहां पे जो ब्लैक्स होते थे वो वाइट टेरिटरी में एंटर भी नहीं कर सकते थे। एक टाइम था एट्रोशियस क्रास कास्ट सिस्टम जहां डोमिनेट करता था, वहां पे अनटचेबल्स मूव भी नहीं कर सकते थे, उनकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए थी रोड पे, तो अपवित्र माना जाता था। वो द प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। तो आपकी बीइंग किसने डिटरमाइन करी है? तो मार्क्स बोलता है कि बॉस मेरा पॉइंट यहीं आके फिर से वापस खत्म होता है, इंसान को इंसान रहने दो। कौन लेबर है और कौन कैपिटलिस्ट है, ये आपने डिटरमाइन कर लिया कि कैपिटल किसके पास है। कौन स्लेव है और कौन मास्टर है, ये डिटरमाइन कर लिया कि टूल किसके पास है। कौन फ्यूडल लॉर्ड है और कौन सर्फ है, ये डिटरमाइन कर लिया कि लैंड किसके पास है। पर बॉस, हैं तो सब बीइंग ना, ह्यूमन बीइंग ही तो है। तो ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग क्यों नहीं रहने देते हो? ये इनइक्वालिटी और डिस्पैरिटी लाने वाले आप कौन हो? तो वो डिस्पैरिटी आती है मटेरियल थिंग्स के पोजेशन की वजह से, टूल के, लैंड के, कैपिटल के पोजेशन की वजह से डिस्पैरिटी आती है आपके अंदर में। एक ह्यूमन बीइंग के पास वो है और एक ह्यूमन बीइंग के पास वो नहीं है। यही चीज मार्क्स ने बोली थी, मैन एंड, जिसके पास थिंग है
उसको सिक्योरिटी कवर मिला हुआ है, जिसके पास थिंग नहीं है उसको खड़े हुए को कुत्ता मार के चले जाता है। अंबानी साहब के पास में या मोदी जी के पास में या मोटा भाई के पास में 1-1 किलोमीटर तक, है ना, जैमर्स लगे रहते हैं जब गाड़ियां चल रही होती है। आप जाके कोई ऐसे नॉक करके दोस्त फोटो खिंचानी है, जैसे आई थी ना एक मेरे पास में, हाउ वाज एक्सपीरियंस, तो वो तो मोदी जी को जाके बोल दे, व्हाट्सअप नरेंद्र, कैसा चल रहा है जीवन, हैप्पी बर्थडे टू यू डूड। अरे भाई, मेरे को ऑफेंसिव कम, लेकिन मैंने तो उसको बड़ा लाइटली लिया, क्योंकि मैं आपको बताया मैं बड़ी चीज को थोड़ा सा, लेकिन मेरे लिए वो इतना ऐसे क्यों था, अच्छा सोसाइटी, मैंने थोड़ी बोला, सोसाइटी ने बोला दैट यू हैव टू कमांड द रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, यू कमांड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी बस। तो सोसाइटी ने मुझे बोला कि इसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये कर क्यों नहीं रही है, नॉट मी, माई सोशल बीइंग, दिस गाय प्रोवोक्ड मी फ्रॉम इनसाइड। उसने बोला और मैं कहा ओके, अच्छा, मैंने नहीं बोला, सोशल बीइंग ने बोला। बात समझ आई कि सोशल बीइंग आपको कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी, कौन क्या करोगे नहीं करोगे, तो सब कुछ सोसाइटी डिटरमाइन कर रही है, मेरे प्रिविलेजेस और मेरे पनिशमेंट्स भी, एवरीथिंग इनसाइड इट्स सोशल बीइंग। कुछ साल पहले तक नाम से बुलाते थे, आज बिना नाम के बुलाते हैं, तो किसका कंट्रीब्यूशन है इसमें? आपको आज सब नाम से बुला रहे हैं, कल आईएएस बन जाओगे, कोई नाम से बुला देगा तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाएगा, नहीं? कहीं कल को तुम मुझे बोलोगे सर नाम से कैसे बुला दिया आपने, सर बोलो, मैम बोला करो सर, अब आईएएस बन गए हम, तो मेरे लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? सोसाइटी, सोसाइटी क्या बोलता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो, तो मैंने थोड़ी बोला, मैं बोलूंगा तेरे जैसे तो हर साल पढ़ा रहा हूं मैं, और तेरे बाप के बाप को भी पढ़ाया हुआ है, तो उससे बात कर ले, समझे? तो सोसाइटी हमारे बीइंग को कॉन्शियसनेस देती है, मेरे अंदर के अंदर को जो ईगो है, प्राइड है, रिस्पेक्ट है, डूज है, डोंट्स है, ये जो मेरी कॉन्शियसनेस अंदर है, मेरे जो अंदर कॉन्शियसनेस रह रही है, इस कॉन्शियसनेस को कौन देता है, कौन डिटरमाइन करता है? मेरा सोशल बीइंग, मेरी सोशल आइडेंटिटी, मेरे सोशल फोर्सेस, मेरे सोशल बीइंग को अंदर जन्म देते हैं, जो कि मेरी बाहर की वैल्यू को डिटरमाइन करता है। बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, अभी मैं एक बहुत सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट है, उनसे मिलके आया, ही इज एचओडी ऑफ ईएचसीसी। शी जस्ट एक कॉन्वर्सेशन में शी आज में उनके पीए ने पूछा कि भाई आप क्या करते हैं, ये वो फॉर्म वॉर्म कुछ फिल करा रही थी, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे ऐसे। उसने जो अंडर एंटर किया तो पहले तक तो सो ठीक है ठीक है, फिर जब मेरा पेज पलटा होगा तो उसने देखा होगा कि ठीक है ये प्रोफेशन है, बोले सर आप, मैंने कहा सोशल बीइंग, तुमने तो बहुत कुछ दिला दिया है यहाँ पे। नाउ इफ आई आस्क फॉर सम फेवर्स फ्रॉम हर, शी इज रेडी टू ग्रांट मी। क्यों? क्योंकि उसकी सोशल बीइंग ने उसे ये बताया कि यार दिस person is sitting at a prestigious position, he commands respect in the society, I should, if he is asking for some favor I should grant him। लेकिन कोई कॉमन मैन जाता है तो मार्क्स की दिक्कत ही यही है, मार्क्स बोलता है कॉमन मैन इंपॉर्टेंट है, बीइंग तो सबके लिए बीइंग है, बाहर से जो बीइंग है वो इंपॉर्टेंट है। आपकी बीइंग की कीमत आपने कैसे लगा दी, या मेरे बीइंग की कीमत आपने कैसे लगा दी? मेरे को अगर प्रायोरिटी एक्सेस चाहिए था तो मुझे सिर्फ मेरे सोशल बीइंग को इंट्रोड्यूस करना था, मेरे को प्रायोरिटी एक्सेस मिल गया, नहीं तो मैं 3 बजे आता। समझ रहे हो? जब आप आईएएस बन जाओगे तो आपका सोशल बीइंग जो है वो आपको प्रायोरिटी एक्सेस, वीआईपी लॉन्चेस और सिक्योरिटी कवर और पीए गनमैन दे देगा। अभी तक तो आप बीइंग हो। बात समझ आई? पूरी कहानी क्लियर हो गई। 50 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, याद रखना।
हाँ भाई, द लेबर ऑफ अ मैन डिस्टिंग्विशेस हिम फ्रॉम, समझ आया ना, एबिलिटी टू प्रोड्यूस, बिकॉज रिप्रोड्यूस तो एनिमल भी कर लेता है, प्रोड्यूस सिर्फ कौन कर सकता है? हम। तभी मैंने बोला आप लोग तो रिप्रोडक्टिव बाय प्रोडक्ट हो, प्रोडक्टिविटी डिटरमाइन करेगी आपकी कि आपकी, आप एनिमल होके मैन हो। इफ यू आर नॉट प्रोडक्टिव, तो आप देखो जानवर की तरह ट्रीट किया जाता है जो सड़क पे पड़े रहते हैं, जो किसी काम की नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? दिन भर भैंस की तरह खाता है और सोता रहता है, कोई काम का नहीं है, नाकारा निकम्मा। यही होता है। ये डायलॉग मिलने लग जाएंगे कुछ साल बाद, रियलिटी बता रहा हूं तुमको मैं। अभी तो शुरुआत है, ग्रेविटी बढ़ जाएगी शब्दों की। अभी तो बहुत यंग हो, ग्रेविटी बढ़ जाएगी थोड़ा सा, ये 4-5 साल बीते, उसके बाद में शब्दों की ग्रेविटी बढ़ जाएगी, बोझ बना दिए जाओगे जिंदगी पे, खुद की और दूसरों के। तो लेबर ऑफ अ मैन डिस्टिंग्विशेस हिम फ्रॉम द, तो आपको जानवर की कैटेगरी में कौन नहीं आने देता? योर एबिलिटी टू प्रोड्यूस। और प्रोड्यूस आप कैसे करते हो? आपके लेबर से। लेबर दो तरीके के होते हैं, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। तो लेबरर कौन है? जो लेबर पुट कर रहा है। सो बेसिकली लेबर का मतलब लेबर नहीं है, लेबर का मतलब स्किल है। आपका स्किल डिटरमाइन करेगा कि आप प्रोडक्टिव कैटेगरी में हो या अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव हो तो आप क्या हो? एनिमल। बात समझ आ गई? मार्क्स के थॉट्स देखो आप, किस गहराई में जाके मतलब क्या करा है। एक मुझे सबसे बढ़िया स्कॉलर लगता है जिसको गहराई में पढ़ाने में मजा आएगा, वो आएगा मार्क्स। फिर आएगा आपके पास में मर्टन और मीड। बाकी तीनों एक नंबर के बेवकूफ, वो छापा हुआ माल है। ये लोग क्या ओरिजिनल स्कॉलर्स थे। जब मैं कुछ बता दूंगा तो आप इस चीज को जाके पैराफ्रेज करके 10+2 12 बता सकते हो, लेकिन 1 to 12 का सफर मुश्किल है। मैंने आपको 1 to 90 बता दिया, उसमें आप 10+ करके 100 बता दोगे, तो दुनिया के लिए तो आप 100 हो। लेकिन जिसको ये पता है ना कि 1 to 90 का सफर तो इसने किसी और का कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तब आप कहलाओगे कि आपने सिर्फ पैराफ्रेज किया है, चीट किया है या कॉपी किया है। इसीलिए मैंने हमेशा आपको बोला ओरिजिनलिटी लाओ आंसर में, ओरिजिनलिटी से पढ़ो। इफ यू नोटिस आई डू नॉट हैव माई टाइप राइट नाउ। मैं आया, बोर्ड ऑन किया, मैंने मटेरियलिज्म स्टार्ट करा दिया आपको। क्यों? अगर कॉपी करके पढ़ाओगे या कॉपी करके बताओगे तो 1 to 90 का सफर नहीं है, वो 90 से 100 तक का सफर है बस वो। तो आपके आंसर में भी क्या और रिफ्लेक्ट होनी चाहिए? ओरिजिनलिटी। यूपीएससी आपसे क्या पूछ रहा है? ओपिनियन। ओपिनियन हमेशा ओरिजिनल होते हैं, कॉपीड ओपिनियन के नंबर नहीं है। सोशल बीइंग, सोसाइटी इनइक्वालिटी क्रिएट करती है। आप देखो ना, मार्क्स के लिए क्यों, आप खुद को देखो, आपके और मेरे बीच में इनइक्वालिटी नहीं है क्या? किसने क्रिएट करी है? वैसे तो हम इक्वल हैं, सोसाइटी ने। आपको फीमेल और मेल का डिस्टिंग्विशिंग डिस्टिंग्विशिंग किसने बताया? ये कैरेक्टरिस्टिक किसने बताई? आपको किसने बताया कि ये टीचर है तो ये पढ़ाएगा, और आप, अगर मैं आप ही का दोस्त होता और मैं पढ़ा रहा होता तो आप रिस्पेक्ट देते क्या? एज सिंपल एज दैट। ठीक है। नाउ रेवोल्यूशन। हाँ जी। बीइंग बीइंग सोशलाइज नहीं होता है, लेकिन बीइंग के अंदर दिमाग है, बीइंग के अंदर स्किल्ड है। कैसे बनेगा? प्रोड्यूस करने के लिए सोशल बीइंग बनना जरूरी है क्या? ट्राइबल सोसाइटी में या जब इक्वालिटेरियन इक्वालिटी सोसाइटी होती है, तो क्या वहां पे लोग अपने नीड्स को पूरा नहीं करते थे क्या? प्रिमिटिव मैन ने अपनी नीड्स पूरी नहीं की क्या? मार्क्स का कहना है बीइंग
का प्रोडक्टिव प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वो प्रोड्यूस करने लग जाएगा वो एनिमल कैटेगरी से बाहर आ गया। हाँ, प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटी, प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है, आगे रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन क्या है भाई? एक्सटर्नल प्लस बिंग टेम्पररी रिलीफ टू द कॉन्फ्लिक्ट। पहली बात, रेवोल्यूशन कहां होगा? बाहर, अंदर नहीं। क्लासेस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उससे टेम्पररी रिलीफ लाता है रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि हर स्टेज पे जब रेवोल्यूशन होगा तो नए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, एफओपी मतलब मींस ऑफ प्रोडक्शन ही होता है, तो नए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या करेंगे? ऑक्यूपाई कर लेंगे उस चीज को, उस जगह को। फिर नए फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन नए रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को जन्म देते हैं। फिर से वही इनइक्वालिटी आ जाएगी, क्योंकि जिसके पास में जो भी मींस ऑफ प्रोडक्शन का ओनर है वही रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में हायर पेडेस्ट्रियल पे होगा, वही हायर पेडेस्ट्रियल पे होगा। जिसके पास में मींस है वो ही डोमिनेंट होगा रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शंस में। ठीक है, नाउ व्हाट डज हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म डिटरमाइंस? फर्स्ट, द कॉज ऑफ चेंजेस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। चेंज क्यों आया सोसाइटी में? कॉज ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हर चीज से सेंटर्ड का है मार्क्स का? इकोनॉमी। आइडिया इतना सा है, लैंग्वेज बाद में टेक्स्ट पढ़ोगे तब समझ आ जाएगा अपने आप। चेंज मटेरियल फोर्सेस के अंदर में आएगा तब जाके सोसाइटी चेंज होगी। जब तक वो चेंज मटेरियल फोर्सेस में नहीं आएगा, मटेरियल थिंग्स में नहीं आएगा, तब तक रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शंस भी सेम रहेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन। हाउ दीज चेंजेस अकर, कैसे होता है? तो लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स देखेंगे तो पता लग जाएगा कैसे होता है। ठीक है, एंड नाउ हाउ पोलराइजेशन, अरे भाई हाउ पोलराइजेशन इन सोसाइटी एग्जिस्ट। अरे हैव और हैव नॉट दो पोल्स अपार्ट नहीं है क्या? मार्क्स के लिए दो ही कैटेगरी है दुनिया के अंदर, एक हैव्स और दूसरा, the word materialistic is the basis of Marx's conception of society, which we know. Of course, economic infrastructure and matter precedes, क्योंकि एंटी हेगल हो गया। हेगल की डायलेक्टिक्स इसमें थी, आइडियाज की डायलेक्टिक्स थी। हेगल ने क्या दिया था? डायलेक्टिक्स, लेकिन डायलेक्टिक्स इसकी थी इट हैज इंडिपेंडेंट, किसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? हाँ जी, अंदर है। इधर बैठ जाइए सर, अंदर जी। तो डायलेक्टिक्स किसकी रहेगी? मैटर के बीच की डायलेक्टिक्स रहेगी। ठीक है, नाउ इधर बैठी, बिल्कुल। नाउ सोशल चेंज, चेंज इन, कहां पे चेंज आएगा हमेशा? जिससे कि कहां पे चेंज आएगा? इसीलिए मार्क्स कौन है? एवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म? इसको एक बार रीड करो और फर्स्ट पेज को रीड करो, उसके बाद मैं आपको लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स पे लेके आऊंगा। ठीक है, जस्ट गिव इट अ रीड। लास्ट लाइन, it emphasizes the fundamental and causal role of production of material conditions in development. प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल कंडीशंस का मतलब क्या हुआ? मटेरियल थिंग्स का प्रोड्यूस होना। सोसाइटी, एंशियंट सोसाइटी मास्टर स्लेव्स की रहेगी, फ्यूडल सोसाइटी
सर्स और लॉर्ड्स की रहेगी, और कैपिटल सोसाइटी बोर्जुआज और प्रोलेटेरिएट की रहेगी। तीनों की सोसाइटी में डेवलपमेंट का फर्क है कि नहीं है? क्या एंशियंट सोसाइटी ज्यादा प्रोग्रेसिव थी कैपिटलिस्ट से या फ्यूडल से? पर फ्यूडल सोसाइटी कैपिटलिस्ट से तो कम डेवलप्ड है। तो डेवलपमेंट का जो पैमाना है, डेवलपमेंट का जो स्टेज है, वो मोटा मोटा कैसे डिटरमाइन होगा कि आप अपने मटेरियल कंडीशंस को, मतलब मटेरियल लाइफ आपकी कैसी है, उसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, वो आपके डेवलपमेंट के स्टेज को डिटरमाइन करेगा कि टूल्स इंपॉर्टेंट है, लैंड इंपॉर्टेंट है, या कैपिटल इंपॉर्टेंट है। और तीनों के अंदर डेवलपमेंट स्टेज अलग अलग है। ठीक है। तो फंडामेंटल एंड कॉजल रोल ऑफ, मतलब द रोल ऑफ, एग्जैक्टली कॉजल रोल भी छोड़ो, कॉजल मतलब होता है कॉज इफेक्ट, सीधी सीधी। तो कॉज ये है और इफेक्ट ये है। ये क्या है? अरे प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल लाइफ क्या है, और इफेक्ट क्या है? टूल्स। सोसाइटी। अरे फिर जल्दबाजी। अरे टूल्स में कौन सी सोसाइटी? अब इसको एंशियंट ही क्यों बोला? कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऐसा ही था। तो भाई, दीज आर द मटीरियल कंडीशंस, एंड दिस इज द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। लैंड। कैपिटल। हाँ जी, कोई भी दिक्कत? हाँ हाँ। जैसे आप बताओ, नीड्स कैसे बढ़ सकती है समय के साथ? आपको अगर आपको अगर कोरोना में जिंदा रहना था, तो जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए था आपको? और उसके बाद में आपको चाहिए था घर में सिर्फ राशन हो। उस टाइम कोई शॉपिंग करने गया था क्या कोरोना में? कोई मॉल वॉल में, दुबई चलते हैं शॉपिंग करके आते हैं, यहाँ कलेक्शन बेकार है वहां से मंगवाते हैं, ऐसे कोई शौक थे क्या कोरोना में? आपको पता ही नहीं था कि कितने दिन चले नहीं चले, तो आप क्या कर रहे थे? पैसा सेव कर रहे थे। बेसिक नीड्स कहाँ तक सीमित हो गई थी आपकी आके वहां कोरोना में? जिंदा रह जाए, सिर्फ जिंदा रह जाए। नहीं। तो बॉस, आपकी नीड्स, जब तक आप इस इंसानी स्वरूप में जिंदा है, आपकी तन की नीड्स ही हैं जो नीड्स कहलाएंगी। जो तन मांग रहा है वो नीड्स है, जो मन मांग रहा है वो डिजायर है। केचप डिजायर है पिज्जा के साथ में, पिज्जा भी डिजायर है। और मैं आपको बोलता हूं, जिसकी नीड होती है आप उसको देख लो, वो दही रोटी भी खा देता है, वो प्याज रोटी भी खा लेगा। और आप उसी में बोलोगे भाई साहब मल्टीग्रेन ब्रेड चाहिए मुझे इसमें, और उसमें भी मुझे पुडिंग्स जो है वो थोड़ा सा सेपरेट, है ना? व्हाट इज पुडिंग? योगर्ट क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता, दही होता है सिंपल। योगर्ट, स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी योगर्ट, इतना सा आता है, 4 चम्मच दही ब्लूबेरी के साथ में, 3 ब्लूबेरी डाल देता है, 60 रुपए का डब्बा आ जाता है। क्या? हाँ, मैश पोटैटो।
आलू उबाल के दे दो, मैश पोटैटो। कहने का मतलब तन जो मांग रहा है, बहुत सिंपली लॉजिकल चीज को रिड्यूस करोगे, जो तन मांग रहा है वो डिजायर्स है, जो मन मांग रहा है वो, बस यही चाहिए। कितने जिंदा हो तुम क्लास में? तो जो तन मांग रहा है वो क्या है? जो मन मांग रहा है। अब लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन तो 90% हमारा कवर्ड है। तो मार्क्स बाबा बोलते हैं कि एक जो ये यूनिवर्स है ना, एक सबसे पहली बात कि स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है। मतलब सोसाइटी, यूनिवर्स, थिंग्स, वट एवर थिंग्स आर देयर, ये सब डायनेमिक है, मूविंग है, बदलती रहेंगी। क्योंकि कोई चीज अगर स्टैटिक हो गई तो 2 दिन पहले तक मौसम अच्छा था, आज वैसा ही है क्या? कल जो आपने पहना था वो आज पहना है, कल जैसा मूड था आज वैसे ही मूड है, कल मैं लेट नहीं हुआ था आज मैं लेट हुआ हूं। किसको पता है? ठीक है। तो हम डायनेमिक है, पूरा यूनिवर्स क्या है? डायनेमिक है। एंड इट इज फिल्ड विद ओनली मटीरियल थिंग्स। पहली चीज, अरे भाई, मटीरियल थिंग्स वन एंड मटीरियल थिंग्स टू। तब तो मैं, ये तो कैटेगरी हो गई 1 2 3 4। मैं बोलता हूं सबसे पहले ये पूरा यूनिवर्स जो है वो मटीरियल थिंग्स से बना है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। मटीरियल थिंग्स बिना किसके नहीं आ सकती है? प्रोडक्शन के। तो प्रोडक्शन हमने किस चीज का किया? मटीरियल थिंग्स का। तो उसी मटीरियल थिंग से ही मेरा जहां बना है। इस जहां ने ही तो मुझे जहांपना बनाया है। अकबर, औरंगजेब, ये लोग कौन थे? मोनार्क्स थे, किंग थे। लेकिन यही क्यों थे? एस्क्राइब स्टेटस था इनके पास में, डायनेस्टिक सक्सेशन था इनके पास में। अचीव करने वाले तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, शिवाजी थे। डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं था। तो जिस जहां ने आपको जहां पना बनाया है वो सब एस्क्राइब स्टेटस के कारण है। ठीक है। अब आ जाते हैं मार्क्स पे। मार्क्स बोलता है कि पूरी दुनिया सबसे पहले मटेरियल थिंग्स से बनी है, और मटेरियल थिंग्स बिना प्रोडक्शन के पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्शन सिर्फ कौन कर सकता है? जिसके पास में लेबर है, मतलब स्किल। और लगाने वाला कौन है? लेबरर। तो ये जो मटेरियल थिंग्स हैं, पहली चीज जो ऊपर हमने भी देखा डायलेक्टिक्स के अंदर में, कि ये जो मटेरियल थिंग्स होती हैं, ठीक है, ये मटेरियल थिंग्स, पॉइंट नंबर 1, मटेरियल थिंग्स जो है ये दो ही है कैटेगरी में, या तो थीसिस या, अब एंटी का मतलब तो ऑटोमेटिकली होगा ना कि मैं आपके अपोजिट में हूं। अपोजिट मतलब कॉन्ट्रडिक्शन। तो दिस एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल थिंग्स, एंड दैट टू इन टू कैटेगरीज। material things 1 and material things 2, matlab thesis and antithesis. So these two material things will always be in contradiction with each other, और इनसे निकल के आएगी material things 3, क्योंकि thesis antithesis फिर synthesis। इनहेरेंट कॉन्ट्रोडिक्शन बोलता है मार्क्स इसमें, कि जिस दिन से ये जन्मी है उसी दिन से इसमें इनहेरेंटली कॉन्ट्रोडिक्शन है। जैसे व्हाइट और ब्लैक, सन एंड, नहीं, टेक्निकली नहीं। मून के पास में तो सन की लाइट है, लेकिन रात और दिन, सच और, बायपोलर ऑपोजिट से ऐड करते हैं दुनिया के अंदर। ग्रे एरियाज तो हम और आप निकाल लेते हैं,
डिप्लोमेटिक वेज तो हम और आप निकाल लेते हैं, वैसे पूरी दुनिया दो बायपोलर ऑपोजिट्स में डिवाइडेड है, या तो है या नहीं है, हाँ या ना। तो जैसा कि अमिताभ बच्चन साहब ने पिंक मूवी में बोला था, नो मीन्स, तो हाँ और ना के बीच में पता नहीं की गुंजाइश नहीं होती, या तो पता है या नहीं पता। तो पता नहीं, तो पता एफर्मेशन है, नहीं नेगेशन है। तो व्हाइट और ब्लैक के बीच में ग्रे की गुंजाइश नहीं है, मार्क्स ने भी ग्रे नहीं देखा, मार्क्स के लिए ग्रे एग्जिस्ट नहीं करता, तो पता नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैंने भी आपको पहले बोला, जिसको पता नहीं है उसको पता तो है, पर वो बताना नहीं चाहता। तो जो आके मुझसे बोलते हैं सर मुझे पता नहीं है, ठीक है, चल। तो इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन दिख गया ना, बायपोलर ऑपोजिट दिख गए, ठीक है। ये है इसका प्रेमाइसिस। अब आ जाओ लॉ पे। लॉ ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, दोनों ही मटेरियल थिंग्स, वन मटेरियल थिंग्स की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता? है तो मटेरियल थिंग्स ही, एम्प्टी एम्प्टी, लेकिन दे आर म्यूचुअली ऑपोजिट। एंड लॉ ऑफ यूनिटी क्यों? क्योंकि कहां से बिलोंग कर रहा है, आइए। अ, है तो मटेरियल थिंग्स की कैटेगरी, एम्प्टी, लेकिन जैसा कि मार्क्स बोलता है इनहेरेंट कॉन्ट्रोडिक्शन है दोनों में। अरे भाई दोनों कलर है ना, ब्लैक और व्हाइट, नहीं है क्या? है। तो पता नहीं है या पता है या नहीं है? टंग ट्विस्टर हो गया क्या? पता नहीं है, तो पता है या नहीं है? नहीं है या तो पता है। मुस्कान ऐसे एक्सप्रेशन देती ना, पढ़ाने का मन नहीं करता फिर। कुमार विश्वास का एक बड़ा अच्छा एक बड़ा मुशायरा चल रहा था, तो राहत इंदौरी साहब कोई शेर पढ़ रहे थे, तो उनके शेर पे संपत सरल ने बाद में कुछ ऐसे जवाब दिया। तो मुशायरे में बैठे हुए आधे लोगों को ये समझ नहीं आया कि ये क्यों बोला गया, लेकिन कुमार विश्वास समझ गए। तो जो वो एंकरिंग कर रहे थे, तो कुमार विश्वास ही तो बैठ के जिसे बोलते हैं सदाकत फरमा रहे हैं, ऐसे कुछ, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट टर्म्स, आई एम सॉरी। पर उन्होंने बोला कि भिगो के मारा संपत साहब आपने। लेट मी एक्सप्लेन, पता नहीं। पता, तो या तो पता है या पता, ईशाना तुम्हारी बच्ची। पता नहीं है, तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? तो तुम्हें पता है या पता नहीं है? बट मार्क्स डिसएग्रीज। मार्क्स कहता है या तो तुम्हें पता है या नहीं पता। नहीं, तो पता है कि नहीं है? नहीं है ना, पता नहीं है, नहीं है ना, ठीक है कोई बात नहीं।
मैंने बोला भिगो के मारो, तो आदमी को दर्द नहीं हो पर भीग जाए। लॉ ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, अब क्योंकि ये म्यूचुअली ऑपोजिट है, म्यूचुअली ऑपोजिट एंड एक्सक्लूसिव नेचर है, वाइट और लाइट और वार्म एंड, इसीलिए दे आर इक्वली इंडिस्पोजेबल एंड असेंशियल। इसके बिना इसका कोई मतलब नहीं है और इसके बिना इसका कोई मतलब नहीं है, सोच के देखो। कल लाइट चलेगी तब महसूस हुआ कि यार लाइट भी जा सकती है यार, ऐसे तो 4 महीने से नहीं गई। लेकिन हमको अंधेरा चाहता है तब महसूस होता है कि यार लाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब सर्दियों के बाद में गर्मी आती है या गर्मी के बाद में सर्दी आती है, डिपेंडिंग ऑन योर मूड, तो तब हमको महसूस होता है कि ओहो, चेंज। ठीक है ना? तो लाइट एंड डार्क, वार्म एंड कूल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड ऑपोजिट, इक्वली इंडिस्पोजेबल, एक के बिना दूसरे की कीमत नहीं। नॉर्थ पोल वालों पे जाके पूछो, आर्कटिक के अराउंड में जो लोग रहते हैं उनसे पूछो सर्दियां कैसी लगती है। हमको सर्दियां बड़ी पसंद आती है क्योंकि गर्मी में हमारी 50 डिग्री में बॉईल कर देती है हमको, हमको सर्दियां बेटर लगती है। उनसे पूछो सर्दी क्या है भाई, 6 महीने तो आपको सुबह उठने में थोड़ा सा कलेश लगता है, उनके बेचारे के 6 महीने सुबह ही नहीं होती, तो उनके लिए तो रात कर्स है। तो दो एक्सक्लूसिव चीजों का, म्यूचुअली ऑपोजिट चीजों का होना जरूरी है। ठीक है, दिस इज लॉ नंबर 1, यूनिटी ऑफ, लॉ ऑफ यूनिटी एंड दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड, एक के बिना दूसरा नहीं है, लेकिन दोनों अपने आप में नदी के दो किनारे हैं। फिर शुरू होता है डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स मतलब स्ट्रगल, दो चीजों के बीच का स्ट्रगल। तो ये जो स्ट्रगल होगा वो M1 और M2 के बीच में होगा। दिन चाहता है कि वो ढले नहीं, लेकिन रात चाहती है कि वो आ जाए। रात को अंधेरा चाहिए, दिन को उजाला चाहिए। तो दिन चाहता है कि उजाला रहे, स्टेटस को, और रात चाहती है, ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे। सफेद कपड़े पे कोई भी दाग किसी भी फॉर्म में हो आपको अच्छा नहीं लगता, तो सफेद को पूरा या तो सफेद रहने दो या उसको पूरा पुतवा दो, लेकिन सफेद पे आपको एक दाग भी पसंद नहीं आता। जैसे का जैसे रहना है, मतलब क्या बोलते हैं, स्टेटस या चेंज आ जाए। अब जब ये स्ट्रगल शुरू होता है, एक एम्प्टी मतलब मटेरियल थिंग 1, क्योंकि मार्क्स के लिए पूरी हिस्ट्री, पूरा यूनिवर्स और पूरी दुनिया किस पे सेंटर्ड है, मटेरियल थिंग्स पे, मटेरियल कंसेप्शन पे। एक चाहता है कि जो है वो वैसा ही रहे, मास्टर चाहता है कि एंशियंट सोसाइटी के अंदर स्लेवरी बरकरार रहे, फ्यूडल लॉर्ड चाहता है कि फ्यूडलिज्म बरकरार रहे, कैपिटलिस्ट चाहता है कि एक्सप्लॉइटेशन बरकरार रहे। लेकिन मास्टर के अपोजिट में खड़ा स्लेव चाहता है कि ये एक्सप्लॉइटेशन बंद हो जाए, स्लेवरी खत्म हो जाए। सर्फ चाहता है कि फ्यूडलिज्म खत्म हो जाए, और प्रोलेटेरिएट चाहते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो जाए। तो ये क्या चाहते हैं, चेंज, और ये क्या चाहते हैं, स्टेटस। अब ये जो स्ट्रगल है, ये बोलता है मार्क्स के दिस अल्टीमेटली लीड्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब अ ग्रेजुअल चेंज ऑफ
ओल्ड मैटर और थॉट, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म से सोशलिज्म का आना, एंशियंट सोसाइटी से फ्यूडलिज्म का आना, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म का आना, ये है डेवलपमेंट। और ये डेवलपमेंट कैसे होता है हिस्ट्री में, स्टेजेस कैसे बदलती हैं, स्टेजेस बदलती हैं, अरे एक M1 M2, MT1 MT2, एक चाहता है डायनेमिक चेंज और एक चाहता है स्टेटस, ये दोनों लड़े, MT3 आया, MT3 के अपोजिट में फिर आके खड़ा होता है, देखते जाओ, मास्टर, लॉर्ड, कैपिटलिस्ट, लेबर या प्रोलेटेरिएट। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, इस स्टेज को, इस स्टेज को, अब ये जो बाबू आए थे, थर्ड लॉ जब आते हैं हमको कि भाई चेंज, बेहतरीन वाला चेंज कब आता है, जब रेवोल्यूशन होता है। क्वालिटेटिव चेंजेस, क्वांटिटेटिव चेंजेस इज डेवलपमेंट, चीजों के बीच का डेवलपमेंट, लेकिन क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब क्वांटिटी मतलब डेवलपमेंट, क्वालिटेटिव चेंजेस कब आता है, जब रेवोल्यूशन होता है, मतलब देयर इज अ न्यू मैटर ऑफ थॉट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी। अब देखो, क्या MT1 और MT2 जो मटेरियल थिंग्स प्रोड्यूस हो रहा था, जो भी रिलेशनशिप शेयर किया, मैं सीधा सीधा समझता हूं, ये किसी कंडीशन को नेगेट करते हुए तो आए थे, प्रिमिटिव कम्युनिज्म को, इनकी डायलेक्टिक्स को, इनकी स्ट्रगल को नेगेट करता हुआ कौन आया, ये नेगेशन ऑफ नेगेशन का रिजल्ट है। इसने किसी और को नेगेट करके खुद को बनाया, इनको नेगेट करके, इसको नेगेट करके, इनको नेगेट करके मॉडर्न कम्युनिज्म आ जाएगा। तो स्टेज ऑफ सोसाइटी कब चेंज होती है, मार्क्स बोलता है कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना सोसाइटी के अंदर में, ये स्टेजेस का बढ़ना, एंशिएंट से स्लेव हो गया, स्लेव से कैपिटलिज्म में पहुंच गए, ये तो डेवलपमेंट है, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि नेगेशन ऑफ नेगेशन हो रहा है। क्वालिटेटिव चेंजेस कब होगा, जब रेवोल्यूशन होगा। कैपिटलिज्म में रेवोल्यूशन आएगा, तब मॉडर्न कम्युनिज्म आएगा, वो होगा एंड ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद में कोई भी क्लास ही नहीं बचेगी, मटेरियल थिंग्स ही नहीं बचेंगे, मटेरियल कंडीशंस ही नहीं बचेगी, तो हिस्ट्री वहीं पे खत्म हो जाएगी। इस पूरे कंसेप्ट को, इन तीनों लॉज को अप्लाई करके इसने क्या बनाया, एक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट, और इस हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के कंसेप्ट को लगाया एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री में, जो कि हम देखते हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में। अब आप इस चार्ट को देखिएगा कल, मोड ऑफ प्रोडक्शन को एक बार घर से देख के आना, क्योंकि मैंने आपको कहानी सारी बता रखी है। एफओपी मैं आपको बता देता हूं, आरओपी इज रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, एफओपी इज फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, दैट मींस मींस ऑफ प्रोडक्शन। दो तरह के यहाँ पे फोर्सेस देखेंगे, एक एब्स्ट्रैक्ट और एक
कंक्रीट, कंक्रीट मतलब जो टेंजिबल होंगे मतलब टूल्स, और एब्स्ट्रैक्ट होंगे जो नॉन टेंजिबल मतलब स्किल्स। एफओपी जिसके पास में जो ओनर है या टूल का या स्किल का, उसी से डिटरमाइन क्या होता है, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शंस। ये देखो एफओपी, चेंज इन एफओपी लीड्स टू चेंज इन रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि एफओपी से ही क्या बनते हैं, आरओपी। दिस रिप्रेजेंट्स पावर सोसाइटी हैज एज इट्स कमांड इन मटेरियल प्रोडक्शन। कुछ जगह टूल्स से प्रोड्यूस हो रहा था और कुछ जगह स्किल से प्रोड्यूस हो रहा था। टेक्निकलिटी अगर बताऊं आपकी मार्क्स की, और अंदर हम डेप्थ में जाते हैं, तो मार्क्स इसको जब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है, ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन दो चीजों से बना है। किसी भी सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स दो चीजों से डिटरमाइन होगी, एक उसके फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, और उस फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन से उसके रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन होते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, किसी भी स्टेज की एक कैटेगरी या सोसाइटी की स्टेज, मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स की टेक्निकल एस्पेक्ट्स में मार्क्स इन दोनों चीजों को फोर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलता है, लेकिन मार्क्स इसको मींस बोलता है, सिर्फ टूल्स को मींस बोलता है, इसको मींस नहीं बोलता है। तो आप जब अपने आंसर्स में लिखेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि आप इसको फोर्सेस ही बोलेंगे, क्योंकि टूल को ऑपरेट करने के लिए भी स्किल चाहिए होता है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी टूल ऑपरेट करना है तो बिना स्किल के नहीं होता, चाहे वो हथौड़ा ही क्यों नहीं हो। हथौड़ा मारने का भी स्किल होता है, आप मार के देख लेना। आपसे कील बीन ठोकी जाएगी, अपने हाथ को ठोक दोगे। और वैसे वो बड़े बड़े जो होते हैं वो 2 मिनट में कील ठोक देते हैं, उनके हाथ में नहीं लगती, क्यों, स्किल। तो हालांकि मार्क्स का जो कंसेप्शन है वो एफओपी आरओपी का सिमिलर सा है, लेकिन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में यहां मार्क्स टूल्स की बात करता है, और ये जो टूल्स हैं इसको बोलता है दीज आर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन एक्चुअलिटी। क्योंकि टूल्स की सिग्निफिकेंस कहां थी, एंशिएंट सोसाइटी में, और स्किल्स की सिग्निफिकेंस कहां रह गई, कैपिटल सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। ठीक है, मैंने आपको बताया टोटल 5 स्टेजेस और टेक्निकली 6 स्टेजेस हैं। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, रट गया होगा अब तक तो, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर फिर ट्रांजिशन वाला सोशलिज्म, लास्ट, हो गए 6। तो मार्क्स बोलता है 4 तो हिस्टोरिक स्टेजेस हैं, तभी तो नाम क्या था, हिस्टोरिक। हिस्ट्री में मटीरियलिज्म का कैसे रोल रहा, वो कैसे बताया, मटीरियलिज्म के कंसेप्शन से, कि कैसे M1 M2 की डायलेक्टिक्स के कारण 4 हिस्टोरिक स्टेज गई, प्रिमिटिव, एंशियंट, फ्यूडल, और फ्यूचर में आने वाली स्टेज सोशलिज्म, और ये 2 स्टेजेस हो गई। नाउ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली क्या है, सबसे पहली बात देखो, प्रोडक्शन क्या है, एक सोशल। मार्क्स बोलता है प्रोडक्शन एक सोशल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि सोसाइटी के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। आप सोसाइटी में अगर इन्वॉल्व नहीं हो तो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रिसोर्सेज कौन दे रही है अल्टीमेटली, बिना सोसाइटी के रिसोर्सेज के आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्टिविटी कौन सी थी, पर्टिकुलर मोड ऑफ, इज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर मोड ऑफ प्रोडक्शन। जब हमने प्रोड्यूस करना शुरू किया तब हमने हिस्ट्री को कैटेगराइज करना शुरू किया। तो कुछ लोग होते हैं जो डेवलपमेंट से सोसाइटी को मॉडर्न और प्रिमिटिव बोलते हैं, और उस डेवलपमेंट का पैरामीटर होता है कि साइंस ने कितनी तरक्की करी, है ना, या टेक्नोलॉजिकल कितना एनहांसमेंट है, इससे आप अपने पैरामीटर्स को जज करते हो। लेकिन मार्क्स का कहना है कि किसी भी सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को या उसको जज करने के लिए
आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसके प्रोडक्शन के प्रोसेस को देखना। सोसाइटी अपने मटेरियल कंडीशंस को कैसे प्रोड्यूस कर रही है, वो उस सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा, वो उस सोसाइटी के रिफ्लेक्शंस को दोहराएगा, दिखाएगा। ठीक है, तो आप जब भी प्रोड्यूस करोगे वो सोसाइटी में रह के करना पड़ेगा और सोसाइटी के साथ मिलके करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन इज नॉट जस्ट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज ऑल्सो अ सोशल, इट इज अ कोऑपरेटिव एंटरप्राइज। कोऑपरेशन किसका चाहिए हमको? आपके पास सब कुछ नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए, आपको सब कुछ चीजें प्रोक्योर करनी पड़ती है, कुछ इधर से कुछ इधर से और कुछ इधर से, तब जाके आप एक फोन या ग्लास या कोई भी मटेरियल थिंग्स बना सकते हैं। तो प्रोडक्शन हमेशा कोऑपरेटिव एक्टिविटी थी, और जहां हमको कोऑपरेशन की जरूरत पड़ गई वहां सोसाइटी बीच में आ जाती है। इसीलिए प्रोडक्शन क्या है? एक, इट इज एन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल लाइफ, इट इज एन एक्सटर्नल पार्ट, इंटरनल पार्ट नहीं। इंटरनली तो आप जो अपने आप में सोच रहे हो समझ रहे हो वो एक्सटर्नल पार्ट, क्योंकि आप क्या प्रोड्यूस करते हो? मटेरियल थिंग्स, मटेरियल लाइफ, वो एक्सटर्नली प्रोड्यूस हो रही है, इंटरनली कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है। देखो आप, इसीलिए मार्क्स क्या बोलता है? मैटर प्रीसीड्स, क्योंकि आइडियाज तो अंदर है, पर जो बाहर दिख रहा है वो क्या है? मटेरियल। तो इसीलिए जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, इट इज एन एक्सटर्नल पार्ट, बाहर दिखने वाली, बाहर होने वाली चीज है। अंदर होने वाला और अंदर दिखने वाला ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है। ये आपको हो गया। इन ऑर्डर टू सर्वाइव मैन मस्ट प्रोड्यूस, in order to survive man must produce. Marx does not say that he needs to reproduce, वो भी एक असेंशियल कंपोनेंट है लाइफ का, क्योंकि हिस्ट्री प्रोग्रेस ही नहीं करेगी अगर पॉपुलेशन प्रोग्रेस नहीं कर पाई तो। ठीक है, ये स्टेजेस मैंने आपको बता दी। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन? पढ़ो। जनरल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट द मीन्स टू, जो आप मीन्स टू सस्टेन है, लैंड, टूल्स, कैपिटल, तभी मैं बोला मीन्स टू सस्टेन क्या है आज आपकी डेट में, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आप है वो या हैव नॉट हो? मीन्स ऑफ सस्टेंस क्या है? मैंने आपको शुरुआत में भी ये बताया, आपकी जिंदगी किस पे डिपेंडेंट है? एक मरी हुई चीज आपकी कीमत डिटरमाइन कर रही है। जिस चीज में खुद में जान नहीं है, एक मरी हुई चीज आपको मार देती है, एक मरी हुई चीज आपको मरवा देती है। कोरोना में सिर्फ वो जिंदा बच पाया जिसके पास में क्या था? वो मरी हुई चीज। ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए था, रेमडेसिविर चाहिए थी, कैसे मिला? एक मरी हुई चीज आपको मरवा देती है। तो मीन्स ऑफ सस्टेनेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं सोसाइटी में, और वो मीन्स ऑफ सस्टेनेंस कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं सोसाइटी में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी कि हम कौन से स्टेज में हैं सोसाइटी के, और उसको हम क्या बोलते हैं मार्क्स के टर्म्स में? मोड ऑफ। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, दो तरह के होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट। नॉन टैंजेबल कौन से हैं? स्किल्स, और इसको मार्क्स क्या बोलता है? दीज आर द वेज इन विच मटेरियल गुड्स आर प्रोड्यूस। मींस स्किल और टूल्स, दो ही तरीके हो सकते हैं, तो स्किल से प्रोड्यूस होगा मटेरियल थिंग्स, या टूल से प्रोड्यूस होगा। डेवलपमेंट ऑफ फोर्स ऑफ प्रोडक्शंस क्या शो करता है? द कॉन्स्टेंट स्ट्रगल ऑफ ह्यूमंस टू मास्टर नेचर थ्रू देयर। हमने हमेशा किस चीज पे काबू करने की कोशिश की, और आज भी किस चीज पे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं? नेचर पे। बारिश नहीं आ रही तो क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं, आंधी से बचने के लिए घर बना दिया,
और तूफानों से और फ्लड से बचने के लिए हमने स्लोप एरियाज में अपने घर बना दिए, कोस्टल रेगुलेशंस बेल्ट बना दी, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स बना दी। नेचर को ही तो काबू करने की कोशिश कर रहे हैं हम। मिरर लगा रहे हैं, स्काई मिरर्स लगा रहे हैं ताकि जो वेव्स हैं वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। आप अपने टंकियों का कलर चेंज होता हुआ देखो, ब्लैक की जगह। क्यों? एल्बीडो इफेक्ट। ठीक है। तो हमेशा से हम अपने लेबर के थ्रू, मतलब स्किल्स के थ्रू, इंटेलेक्ट के थ्रू हम क्या बदलने की कोशिश कर रहे हैं? नेचर को। और जैसे जैसे नेचर बदलता है, नेचर पे हम काबू पाते जाते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, कल जो था आज वो नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। चेंज। ठीक है। तो दिस एड वैल्यू टू द कमोडिटीज। आपकी स्किल से ही तो इस ग्लास में अगर मैं 3 तरह के शेप्स और डाल दूं तो ग्लास महंगा हो गया। आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो, एक सिंपल सा कपड़ा खरीदो, उसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, कीमत 100 रुपए। उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, कीमत 1 लाख रुपए। जरी गोटा वर्क और पता नहीं किस किस तरह के वर्क जो आते हैं, क्या है उसमें? स्किल ही तो डाला हुआ है, स्किल का पैसा है, कपड़ा तो वही है। गेटिंग इट? तो ये क्या है? एडिंग वैल्यू टू द कमोडिटीज। इट ट्राई टू बेटर विद द सिचुएशन एंड ओवरकम स्कारसिटी। अपनी परिस्थितियों पे और बेटर कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं हम, और स्कारसिटी को और कंट्रोल करते हैं, ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। चाइना कम कीमत में ज्यादा चीजें बना देता है। क्यों? सबसे पहली बात, स्कारसिटी ऑफ गुड्स को कंट्रोल करना है ना। तो मटेरियल ऐसा यूज करो जो अबंडेंटली अवेलेबल है। हल्का माल आता है चाइना का, बोलते हैं अरे चाइनीज माल है, हल्का माल। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल यूज हो रहा है वो अबंडेंटली अवेलेबल है। अगर स्कार रिसोर्सेज यूज करेगा तो ऑटोमेटिकली कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन वो अबंडेंटली मटेरियल, अवेलेबल मटेरियल को यूज करके अबंडेंट मटेरियल बना देता है। तो डिमांड सप्लाई का गैप जैसे ही कम होता है, इन्फ्लेशन कम हो जाता है, तो प्राइसेस कम हो जाती है। इसलिए चाइना का माल हल्का, और हर चीज का रिप्लेसमेंट है चाइना के पास आज की डेट में। क्यों? क्योंकि रिप्लेसमेंट कहां से आ रहा है? स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज में से नहीं निकाल रहे हैं। वो उन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं जो अबंडेंटली अवेलेबल है, जिससे रिप्लेसमेंट में काम हो जाता है। डिमांड सप्लाई का गैप कम कर देते हैं और प्राइसेस लो हो जाती है। इसीलिए दे ट्राई टू बेटर देयर सिचुएशन एंड ओवरकम स्कारसिटी। बात समझ आ गई? चाइना ध्यान रखना है इसके अंदर। नाउ व्हाट इज फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन? अरे ये रहा, मींस ऑफ प्रोडक्शन प्लस लेबर। अरे यही तो है लेबर। स्किल को तो लेबर बोलते हैं, और किसको वो लेबर बोलते हैं? और ये क्या है? मींस ऑफ प्रोडक्शन। तो एनी चेंज इन मींस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब टूल्स या स्किल के ओनरशिप में जैसे ही चेंज आएगा, तो रिलेशंस में भी तो चेंज आएगा। क्योंकि आज मैं स्किल्ड हूं तो मुझे ज्यादा पेमेंट मिल रहा है, और मैं अनस्किल्ड होता तो 8 घंटे मजदूरी करता और 500 रुपए मिलते। आप लोग किसके लिए एफर्ट्स लगा रहे हो? स्किल बनाने के लिए, खुद को स्किल्ड बनाने के लिए। और अगर आपके पास मान लो टूल होता है एंशिएंट सोसाइटी में, तो आपके पास में क्या था? मींस ऑफ प्रोडक्शन। तो आप कौन होते हैं? हैव्स। आप हैव्स वाली कैटेगरी में आने के लिए तो फाइट कर रहे हो। तो एनी चेंज इन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब इकोनॉमिक, क्योंकि प्रोडक्शन कहां से इनिशिएट होता है? इकोनॉमी से। तो मार्क्स बोलता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होता है तो वो रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो चेंजेस इन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू चेंजेस इन द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। किसका पार्ट है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। और आरओपी किसका पार्ट है? क्योंकि रिलेशंस जो बने हैं वो तो सोसाइटी में बने ना, सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस में बने हैं। ठीक है। द इकोनॉमिक structure infrastructure forms real foundation on which these other institutions are। कोई भी हो, रिलीजियस हो, लीगल हो, स्टेट हो, कुछ भी हो, सारे इंस्टीट्यूशन इस पे ही बने हुए। नाउ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस।
तो रिलेशन प्रोडक्शन में अब मार्क्स कैटेगराइज करता है, दो तरह के रिलेशन होते हैं। हैव नॉट तो हमने पढ़ी लिया, वो आगे आ जाएगा यहाँ पे। मैन और मैन के बीच की बात है जो हमने ऊपर पढ़ा। तो मैन और मैन के बीच में तो सीधी सी बात है कि हैव और हैव नॉट्स, क्योंकि मैन एंड मैन जब स्ट्रैटिफाइड रिलेशन में आ जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो दो क्लास फॉर्म हो जाती है, एक हैव्स की और एक। लेकिन मैन और थिंग्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अरे भाई, हैव द कंट्रोल ओवर दीज थिंग्स, यही तो एफओपी है। अजी हाँ, स्किल और टूल्स, इनकी ओनरशिप ही तो डिसाइड कर रही है आपके पास में, क्या आपके पास में क्या है, ओनरशिप है कि नहीं है। आप मास्टर हो कि स्लेव हो, फ्यूडल हो कि सर्फ हो, कौन डिटरमाइन कर रहा है? तो ये जो थिंग्स है, ये थिंग्स डिटरमाइन करती है, कैपिटल डिटरमाइन करती है, पैसा डिटरमाइन करता है कि आप कौन हो, हैव या। तो हैव्स हैव द कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस इन एवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन। आज कैपिटल सोसाइटी में प्रोडक्शन प्रोसेस कौन कंट्रोल कर रहा है? अरे कैपिटलिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कैपिटलिस्ट के पास क्या है? फ्यूडल सोसाइटी में एग्रीकल्चर अगर डोमिनेंट था, तो एग्रीकल्चर किस पे होता था? लैंड कौन कंट्रोल कर रहा था? अगर उसके पहले की सोसाइटी में जाया जाए, तो जो भी मोड ऑफ प्रोडक्शन अराइज हुआ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? टूल्स। टूल्स कौन कंट्रोल कर रहा था? तो ओनरशिप एंड नॉन ओनरशिप रिलेशनशिप एग्जिस्ट, तो जिसके पास ओनर है वो कौन हो गया, और जिसके पास नहीं है वो। इसीलिए बोला जाता है दीज आर द सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। इसीलिए प्रोडक्शन क्या है? एक सोशल प्रोसेस, सोशल एक्टिविटी। तो मार्क्स बाबा बोलते हैं कि ये रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है कि डायनेमिक है नेचर में। क्यों? क्योंकि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बदलते रहते हैं, तो इसीलिए रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन भी बदलेंगे। इट इज रिडन विद कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हैव और हैव नॉट चाहते हैं कि टूल्स हमारे हाथ में आ जाए, कैपिटल हमारे हाथ में आ जाए, लैंड हमारे हाथ में आ जाए। अरे देखो, एम टी वन एम टी टू का कॉन्फ्लिक्ट देखो, ये चाह रहे हैं स्टेटस को, और वो चाह रहे हैं डायनेमिक चेंजेस। तो क्या होगा? ये रहा डायनेमिक और ये कॉन्फ्लिक्ट। मैन लूजेस कंट्रोल ऑन हिज ओन लेबर, मार्क्स। कब, कहां पे? कैपिटलिज्म में। क्योंकि अब सब कुछ कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मशीन। पहले सब कुछ कहां प्रोड्यूस हो रहा था? हाथ से, अपने खुद के हाथ से ही प्रोड्यूस होता था। तो मैन हैज लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिज ओन लेबर, ओवर हिज ओन प्रोड्यूस, वट एवर ही वॉज प्रोड्यूसिंग, ही लॉस्ट कंट्रोल ओवर इट। अरे भाई, मैंने अगर इस पेन को बनाया होता, एक पेंटिंग खरीदी हुई में और एक पेंटिंग बनाई हुई में फर्क क्या होता है? यू हैव पुट योर इमोशंस हार्ट इनटू इट। खरीदी हुई पेंटिंग अगर खराब हो जाए तो ज्यादा दुख नहीं होगा, लेकिन बनाई हुई पेंटिंग खराब हो जाए तो जब इस पेन को मैं बना रहा था, तो इसका ओनर कौन हुआ? मैंने बनाया है ना इसको। लेकिन आज इस पेन को बना मैं ही रहा हूं, लेकिन ओनरशिप आपकी है, क्योंकि आपने मुझे एक सेटअप में मशीन चलाने के लिए दिया, उस मशीन से मैंने ये पेन बनाया, और क्योंकि मेरे पास में कैपिटल नहीं है, तो आप इस पेन के ओनर हो गए, क्योंकि मैं आपकी फैक्ट्री में क्या हूं? वर्कर। तो मैंने, मेरा जो ह्यूमनली टच था, जो मैं एक पेंटिंग पे देता हूं, पेंटिंग एम एफ हुसैन ने बनाई और एम एफ हुसैन ने किसी और को बेच दी, तो क्या उसने अपना लेबर नहीं बेच दिया? क्या उसने अपना लेबर से कंट्रोल नहीं खो दिया? कंट्रोल तो तब तक था उसके पास में जब तक पेंटिंग उसके पास थी। ये पेन जब तक मेरा बनाया हुआ मेरे पास है, तब तक ही तो वो पेन मेरा है। लेकिन जैसे ही पेन बन जाता है, वो मार्केट में बिकने चला जाता है, तो बनाता कोई और है, बनवाता कोई और है, खरीदता कोई और है, और यूज कोई और करता है।
तो मार्क्स भी बोलता है कि यार ये जो वर्कर लोग हैं, ये किसी भी स्टेज में जब प्रोड्यूस करते थे चीजों को, तो वो चीज उनकी हुआ करती थी, क्योंकि वो उनके हाथों से बनी हुई थी। जो प्रोड्यूस करते थे वो उनकी खुद की प्रोड्यूस हुआ करती थी, ओनरशिप उनकी हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे कैपिटलिज्म के साथ एंशियंट कम्युनिटी, एंशियंट सोसाइटी में, फ्यूडल सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, मेरा प्रोडक्शन, मेरी प्रोडक्टिव एक्टिविटी मेरे कंट्रोल से बाहर चली गई, क्योंकि मैं क्या बन गया? गुलाम। क्यों बन गया गुलाम? क्योंकि आपके पास में थे टूल्स, फिर आपके पास में थी लैंड, और फिर आपके पास में थी कैपिटल। बिकॉज यू ओन्ड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, because you owned the means of production, hence you are the owner of the product as well. लेकिन बनाया तो मैंने है। साड़ी जो आप या सूट या जो भी आप खरीदने जाते हो, उसको एम्ब्रॉयडरी करने वाला उसमें कौन है? लेकिन साड़ी आपकी और सूट आपका है कि नहीं है? वो खरीदने के बाद में आप वापस दे दोगे क्या उसको, लेबर को? क्यों नहीं दोगे? सबसे पहला स्टेटमेंट मुंह पे क्या आएगा? तो लेबर को किसने बेच दिया? मार्क्स को भी यही दिक्कत थी। मार्क्स ने बोला कि जो लेबरर का लेबर है, वो अब कैपिटल सेंट्रिक हो गया। लेबर का खुद के लेबर से कंट्रोल छूट गया। आज पेंटिंग बना के लोग बेच रहे हैं, म्यूजिक बना के लोग बेच रहे हैं। पहले तानसेन तानसेन अपने लिए बजाता था और अपने दरबार में बजाता था। लेकिन तानसेन ने अगर उसके कॉपीराइट्स किसी और को दे दिए, तो वो म्यूजिक अब किसका हो गया? किसी और का। मार्क्स का भी यही दिक्कत थी, किसी और का नहीं होने देना था। तो he loses control over his own labor. Relationship of production, that is, this determines the relationship of production, किसके पास में कंट्रोल है? Existence of a man and not his own will. समझ गए ना? यही सोशल बीइंग वाला, सोशल रिलेशंस डिटरमाइंड हु दे विल बी। दे मतलब, दे मतलब मेन। तो कौन डिटरमाइन करेगा इस चीज को कि मैं बीइंग हूं या सोशल बीइंग हूं? मटीरियल कंडीशन शेप्स, वही मेंटल कंडीशन मतलब मेरी कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये आपको मैंने मोड्स ऑफ प्रोडक्शन भी दे दिया है। ये माइंड मैप्स का सब फॉलो अप है, ये इसकी पूरी समरी है यहाँ पे। ठीक है, आप इन दोनों चीजों को अब रीड करके आएंगे। ठीक है, विद दिस वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश विद द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन अब आपको मैं एक एक स्टेज हिस्ट्री की पढ़ाते जाऊंगा मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में।